एवरीवन, वेलकम ऑन टीच बोर्ड। आई होप आपने लास्ट 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे और उन्हें आपको अच्छे समझ में भी आ गए होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेल का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक टर्म के बारे में जानते हैं। व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी क्या होता है? चलिए देखते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल। सेल की जो हम अभी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ना सेल की, कि सेल कैसा बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंपोजिशन कैसा है, इसी स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या आपको पता था कि आप साइटोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं? चलिए ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों, हम लोग को डिस्कवरीज पढ़नी है कि सेल के बारे में किस साइंटिस्ट ने क्या कहा है और कब कहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इजीली 1 मार्क में पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपके फर्स्ट साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवरी की है? 1665 में। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व कर रहे थे कॉर्क्स लाइट। अभी कॉर्क्स लाइट क्या है? एक पेड़ जो होता है, पेड़ का तना होता है, उसकी जो छाल होती है, जो तने की छाल होती है, उसको लेकर स्लाइड पर प्रिपेयर करके वो देख रहे थे। अब कहाँ देख रहे थे? सेल तो बहुत छोटी होती है, उनको से दिखेगी नहीं, तो उन्होंने पहले अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उस जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था ना, उस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज्यादा थी। कितनी थी? अप्रोक्स 200 से 300 गुना। मतलब अगर आप जो भी ऑब्जेक्ट उस माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल साइज से आपको 200 से 300 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो जब वो स्टडी कर रहे थे उस स्लाइड की, तब उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो मुझे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, रूम्स दिखाई दे रहे हैं सेल के नाम पर। तो उन्होंने क्या देखा कि स्मॉल बॉक्सेस लाइक कंपार्टमेंट है। तब उन्होंने उन कंपार्टमेंट को, 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, ऐसे उन्होंने कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल। ठीक है, तो जो सेल टर्म है वो फर्स्ट टाइम किसने दी थी आपको? रॉबर्ट हुक ने ही दी थी। नेक्स्ट और जो ये रॉबर्ट हुक स्टडी कर रहे थे ना, ये जो सेल की स्टडी कर रहे थे, एक्चुअली में वो सेल डेड थी। जी, जो ये स्टडी कर रहे थे वो डेड सेल पे स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है आपके वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ये जो स्टडी कर रहे थे, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल के बारे में कुछ कहा। डिस्कवर्ड फर्स्ट फ्री लिविंग सेल इन 1664, 1665, 1664। ठीक है, सॉरी 1674। उसके बाद है, अब हमें पढ़ना है, ये 2 ही साइंटिस्ट बच्चों मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, इसके अलावा साइंटिस्ट और भी हैं जिन्होंने आपकी सेल थ्योरी दी है और या फिर जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया है, बट ये मैं आपको चैप्टर के फ्लो के साथ ही पढ़ा रही हूँ। लाइक यहाँ मैं सारे नहीं करा रही हूँ आपको, जैसे चैप्टर आपका बढ़ेगा हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मूव करेंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। सो परेशान मत होना कि मैम ने तो 2 ही साइंटिस्ट कराए हैं, हमने तो बहुत सारे पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल शेप एंड साइज। अब क्या सेल एक ही जैसी दिखती है सारी? क्या सेल सारी बॉक्स जैसी होती हैं? क्या सर्कुलर सर्कुलर होती हैं या रेक्टेंगल शेप की होती है? क्या पेंटागन होती है, हेक्सागन होती है? शेप कैसी होती है और साइज कैसा होता है? क्या सारी सेल देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का ही यूज करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं। सेल आर ऑफ वेरिएबल शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड पोजिशन। जो बच्चों सेल होता है उसका साइज भी अलग होता है, उसका शेप भी अलग होता है। वो बेस किस पे होते हैं कि हमारी बॉडी में उनकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, और दूसरा वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, उसके बेस पे सेल का शेप और साइज वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जनरली, जनरल की बात कर रहे हैं। इन जनरल हम और आप जो ड्रॉ करेंगे सेल, वो मोस्टली स्फेरिकल ही ड्रॉ करते हैं। जनरली सेल्स आर स्फेरिकल इन शेप, बट लेकिन मे बी एलोंगेटेड नर्व सेल। जो आपकी सेल होती है वो एलोंगेट हो सकती है, मतलब लंबी से, जैसे आपकी नर्व सेल होती है, आपने पढ़ी होगी ब्रांच सी होती है आगे और फिर ट्यूब से जा रही होती है, उसके अंदर पढ़ेंगे आगे उसके बारे में भी। और आपकी डिस्कॉइडल शेप की भी हो सकती है, लाइक आरबीसी जो आपकी होती है, रेड ब्लड सेल होती है ना ब्लड के अंदर आपकी, वो डिस्कॉइडल शेप की होती है। डिस्कॉइडल शेप क्या होता है मैम? अब देखो, मान लो जैसे आटे की लोई होती है ना, वो अपनी गोल सी बना के रख ली और उसको बीच से दबा दिया, उस शेप को डिस्कॉइडल शेप कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का स्पिंडल शेप, जो आपकी मसल सेल की होती है। मसल, जिम जाते हो मसल बनाते हो ना, तो जो आपकी मसल सेल होती है वो स्पिंडल शेप की होती है। मैम स्पिंडल शेप कैसी होती है? आपकी आईज जैसी होती है ना, बीच से मोटी साइड से पतली, ऐसी आपकी स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइज। बच्चों सेल का साइज 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकता है। इतनी रेंज में आपको सेल मिल सकती है। अब देखते हैं हम कि एक, सबसे पहले बच्चों साइज में ना बच्चे 2 टर्म को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है लार्जेस्ट, एक होता है लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा, और लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? लंबा। तो हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट सेल की। सबसे बड़ी सेल जो होती है वो आपकी होती है ऑस्ट्रिच के एग की। सबसे बड़ा सेल जो है वो आपका ऑस्ट्रिच का अंडा है। कितनी लंबाई होती है उसकी? 15 सेंटीमीटर। कितनी उसकी जो चौड़ाई, मतलब उसकी विड्थ होती है वो कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर।
जो आपका वेट है उस ऑस्ट्रिच के एग का, वो लगभग 1.4 केजी के अराउंड होता है। उसके बाद है बच्चों आपके लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? नर्व सेल, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये आपका नर्व सेल है, सबसे लंबा होता है, अप्रोक्स 1 मीटर तक हो सकता है। स्मॉलेस्ट सेल जो आपका होता है वो माइक्रोप्लाज्मा होता है, और जो माइक्रोप्लाज्मा इस ग्रुप के अंदर आता है वो आपके पीपीएलओ होते हैं। अब पीपीएलओ क्या होता है, सुनना ध्यान से, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इस ग्रुप के अंदर आपका माइक्रोप्लाज्मा लाइक आता है, स्मॉलेस्ट सेल का ग्रुप होता है। ठीक है, आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है आपको पता है ना, मैं साइड जा रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों? आपके सेल की जो बाउंड्री होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी हर प्रकार की सेल के पास पाई जाती है, चाहे आपकी सेल प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, फंगल सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो। ठीक है, हर सेल के पास आपकी सेल की बाउंड्री यानी कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, आपकी सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये होती क्या है चलिए देखते हैं। इट्स अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड एवरी सेल। ये पतली सी बाउंड्री होती है जो हर सेल के बाहर मौजूद होती है। इट प्रोटेक्ट द सेल एंड सेपरेट द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट। अब ये करती क्या है, जो सेल के अंदर का कंटेंट है, सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसे सेल के बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है, बचा के रखती है कि बाहर की वजह से सेल के अंदर के कंटेंट में कोई चेंज ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद है बच्चों आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना उससे कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक सेल के लिए। फर्स्ट जो उसका काम है वो है प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट दिस सेल एंड इट्स कंटेंट, जैसा कि हमने ऊपर देखा, ये सेल को और सेल के कंटेंट की सुरक्षा करती है उसके बाहर के एनवायरमेंट से। नेक्स्ट है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। बच्चों सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं एक बार। आपका जो घर है उसमें एक मेन गेट होगा, ठीक है, क्या आपके घर का जो मेन गेट है उससे आपकी स्ट्रीट में निकलने वाला कोई भी व्यक्ति अंदर एंटर कर जाएगा बिना आपकी परमिशन के? नहीं करेगा ना। कुछ पर्टिकुलर लोग जिन्हें आप जानते हो या जो आपके घर के हो वही आपके घर के अंदर एंट्री ले सकते हैं, बाकी ऐरा गैरा कोई भी आपके घर के अंदर नहीं आ सकता। ऐसे ही बच्चों सेल का ये गेट होता है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या करती है, सेल के अंदर बहुत चुन चुन की चीजों को भेजती है। वो पहले देखती है कि अच्छा ये इसको सेल के अंदर आना चाहिए, अच्छा ये नहीं आ सकता, तो ये निगरानी रखती है कि कौन सेल के अंदर आ रहा है और कौन सेल के बाहर जा रहा है। ठीक है, इट अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू एंटर एंड लीव द सेल व्हाइल ब्लॉकिंग अदर। कुछ सर्टेन जो सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर आ सकते हैं और कुछ सर्टेन ही उसके बाहर जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट गिव शेप, इट हेल्प द सेल मेंटेन इट शेप। बच्चों जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेल की शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। लास्ट टॉपिक है, हमने कहा कि कुछ चीजों को ही सेल के अंदर एंट्री अलाउड होती है और कुछ को ही बाहर जाना अलाउड होता है। तो वो कुछ चीजें क्या होती है, एक तो आपका होता है बच्चों वाटर, दूसरा न्यूट्रिएंट, तीसरा ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल। जो आपका वाटर है सेल के अंदर बाहर आ जा सकता है, जो आपके न्यूट्रिएंट है वो एंट्री ले सकते हैं, जो आपकी ऑक्सीजन है वो अंदर एंट्री ले सकती है, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर इतनी रिएक्शन हुई है उनमें जो वेस्ट बना है वो सेल के बाहर जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे चारों पॉइंट अच्छे से। चलिए बच्चों, अब हम दो टर्म के बारे में देखते हैं। जो पहली आपकी टर्म है बच्चों वो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जो दूसरी है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब आपका सॉल्यूशन क्या होता है, पहली बात तो आपको पता सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं तब जो बनता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ऐड करते हैं वो सॉल्वेंट होता है, और जिसे ऐड करते हैं वो सॉल्यूट होता है, उसके बाद जो बनता है वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों डिपेंड करता है कि आपने, सपोज मान लो मैं ना पानी के अंदर चीनी घोल रही हूँ, तो अब मैंने कंपेयर करते हैं इसको, मान लो इधर एक सोल्यूशन है इधर सोल्यूशन है। यहाँ जो मैंने बनाया उसमें मैंने क्या किया इस साइड वाले में कि मैंने 1 ग्लास वाटर में अप्रोक्स 5 जो आपकी शुगर है वो घोल दी है, 5 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा है, जो आपका इधर का सोल्यूशन है वहां मैंने 1 ग्लास पानी के अंदर आपकी 1 चम्मच चीनी घोल दी है। इसके बाद आप खुद बताओ कि सोल्यूशन आपका कौन सा वाला ज्यादा कंसंट्रेट होने वाला है, 5 चम्मच चीनी वाला है 1 चम्मच चीनी वाला। जहां मैंने 5 चम्मच चीनी डाली है उस वाले वो जो पानी का ग्लास है उसके अंदर पानी की मात्रा कम हो, उसके कंपेयर में इधर वाले कंपेयर में कम हो गई है और चीनी की ज्यादा है, और यह वाले में चीनी कम है। तो इन दोनों के अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो देखिए सोल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, एक बार देखते हैं।
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट, जहां पर पानी कम होता है और सॉल्यूट ज्यादा होता है। जैसे कि 5 चम्मच चीनी मैंने बोली थी 1 गिलास पानी के अंदर। फिर डायरेक्ट सोल्यूशन में क्या होता है, मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी, सॉल्यूट कम है पानी ज्यादा है कंपेरिजन में। ये तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब आपको पढ़ना है जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके आपके 2 टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम ये बात करते हैं एनर्जी के बेसिस पे कि किस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज हो रहा है और किसमें नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए एक ना, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ समझा दे रही हूँ आप लोगों को। मानिए ये आपका बीकर है और इस तरीके से यहाँ पे पार्टीशन लगाई हुई है मैंने। यहाँ पर मान लो आपका वाटर है, क्या है बच्चों, वाटर है। यहाँ पर जो बच्चों आपका वाटर है उसका कंसेंट्रेट कितना ज्यादा है, आपको दिखाई दे रहा है, पानी ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ आपका पानी कम है। अगर बच्चों ये मैं जो आपका पार्टीशन है इसे हटाती हूँ तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ये मूवमेंट जहां पर पानी का कंसेंट्रेशन हाई है वहां से कहाँ होगा, जहां पर पानी का कंसेंट्रेशन लो है। मतलब वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, और ये कब तक मूवमेंट होगा, जब तक इन दोनों का लेवल क्या ना हो जाए बच्चों, बराबर ना हो जाए। देखो जब ये बराबर हो जाएगा तो फिर मूवमेंट बंद हो जाएगा अपने आप। ऐसे वाले मूवमेंट बच्चों आपके जो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन होते हैं की साइड होते हैं, मीन अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मींस हाई टू लो, ऐसे वाले आपके होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इनमें आपका एनर्जी का यूज नहीं होता। एनर्जी हम यूज करते हैं एटीपी की फॉर्म में, क्योंकि हम यहाँ पे सारी सेल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में होता है। और एटीपी क्या होता है आपका, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सपोज यही वाला बीकर है आपका, यहाँ पार्टीशन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है आपके वही सेम ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, और यहाँ पर कम वाटर के मॉलिक्यूल है। अगर अगर मुझे ये वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से इस साइड मूव कराने हो फ्रॉम लो टू हाई, तो बच्चों ये अपने आप तो होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी जिसके चक्कर में मेरा ये वाला काम हो सके, क्योंकि ये मुझे करवाना है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मैं अगेंस्ट में काम करा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, और किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। फ्रॉम लो टू हाई जब जाना हो तो एनर्जी का यूज करते हैं और इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बच्चों इसका एग्जाम्पल कहाँ है आपका, मिनरल आयन जब आपके रूट एब्जॉर्ब करती है ना, आपको पता है कि आपको जो मिनरल वगैरह होते हैं वाटर में डिजोल्व होते हैं और मिट्टी के अंदर होते हैं, तो जब वाटर वगैरह जैसे रूट हमारी एब्जॉर्ब करती है, ऐसे मिनरल आयन भी एब्जॉर्ब करती है। और जब मिनरल आयन जब हमारी रूट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करते हैं, मीन्स मिनरल आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट की जो रूट होती है उन्हें एनर्जी का यूज करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। समझ में आया आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जो एक बार दोबारा देखो, जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, मीन्स लो टू हाई करवा रहे हैं, लो से हाई में लेके जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लो से हाई जाने में क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का यूज देना पड़ेगा, हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी एटीपी की फॉर्म में। एग्जाम्पल के लिए देगा कि आपके रूट्स में ये वाला काम होता है, जब आपके रूट्स को क्या करना हो, मिनरल को एब्जॉर्ब करना हो। नेक्स्ट समझेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो में मूवमेंट कराना, ये अपने आप हो जाता है, हमें एनर्जी की नीड नहीं होती है, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इन दोनों को, डिफ्यूजन को और ऑस्मोसिस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में इनको पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, यहाँ देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ चीजों को अंदर अंदर एंट्री अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती है। तो अब जो ये जो आपका आयंस है, वाटर्स है, मिनरल्स है, इनका जो प्लांट के सेल के अंदर जो मतलब आपकी जो सेल है उसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, इन मूवमेंट को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन, इट्स अ जर्नल मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल। जर्नल मूवमेंट हो किसी भी चीज का, चाहे आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। सॉलिड में बच्चों आपकी मिनरल आयन हो गए, ठीक है, लिक्विड में आपका वाटर हो गया, गैस में आपकी ऑक्सीजन वगैरह हो गई। ठीक है, जब इन किसी के भी हम मूवमेंट की बात कर रहे हो, चाहे हमारे किसी भी फॉर्म में सब्सटेंस हो, तो हम डिफ्यूजन का यूज करते हैं। और ये कहां से कहां मूव करते हैं, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो कहां से कहां मूव करेगी बच्चों, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में। ठीक है ना, समझ में आ गया आपका। और ये बच्चों जब ये मूवमेंट हो रहा होता है ना आपका, तो मेम्ब्रेन नेसेसरी नहीं होती है। अगर आपको ये करा रहा हूँ डिफ्यूजन, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो आपकी, बिना मेम्ब्रेन के भी आपका डिफ्यूजन हो जाता है आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है,
अभी मैंने डिफिनेशन में आपको पढ़ाया कि जनरल मूवमेंट है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, किसी के मूवमेंट की बात कर रहे हो तो आप डिफ्यूजन इजीली यूज कर सकते हो, गलत नहीं कर सकता उसको। लेकिन जब आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हो लिक्विड चीजों की, मतलब वाटर वगैरह की बात कर रहे हो, तो वहां पर आपको एक टर्म यूज करनी है, वो स्पेसिफिकली ऑस्मोसिस यूज करनी है। इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन, किसके लिए? लिक्विड चीजों के लिए। इट रेफर ओनली टू द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। एक तो ये वाटर के मूवमेंट के बारे में बात करता है, और दूसरा इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वही जो कुछ को अलाउ करती, कुछ को नहीं करती। ठीक है, मैम नेसेसरी इसके अंदर, मेम्ब्रेन नेसेसरी है इसके अंदर। इसके बाद बच्चों ये दोनों टॉपिक लेवल खत्म होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं आपका टाइप ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो मैं साइड जा रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं कुछ छुड़वाऊंगी तो फिर आपसे वो चीज छूट जाएगी ना, तो मैं कुछ छुड़वा भी नहीं सकती। सब चीज करानी है तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा और आपको पेशेंस के साथ को पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है सेल वॉल। क्या आपके प्लांट मूव करते हैं? जैसे हमारे लिए बाहर सर्दी गर्मी होती है, प्लांट के लिए भी होती है ना। पर वो तो मूव करते नहीं, और बचते कैसे हैं कि हार्श कंडीशन से वो? बच्चों उनके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है? एक टफ सी होती है। और सेल सेल वॉल की बात कर रही हूँ मैं, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन बोला तो उसको थोड़ा देख लेना। सेल वॉल जो आपकी होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, टफ होती है, रिजिड होती है। ठीक है, सपोर्ट करती है प्लांट सेल को। और दूसरी बात ये क्या, सेल वॉल जो है वो हमारे पास होती है, यानी एनिमल सेल के पास नहीं होती है। हमारी जो सेल वॉल होती है वो किसके पास होती है? प्लांट सेल, आपका फंगल की जो सेल होती है, फंगस, उसके पास होती है, और बैक्टीरिया के पास भी होती है। ठीक है, एक बात देखते हैं। इट इज अ रिजिड नॉन लिविंग आउटर कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। पहली बात तो रिजिड होती है, काफी टफ सी होती है, और नॉन लिविंग होती है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। सेकंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग होती है, थिक भी होती है। स्ट्रॉन्ग भी है काफी, मतलब स्ट्रॉन्ग तो होगी तभी प्रोटेक्शन देगी ना सेल को। स्ट्रॉन्ग है, थिक है, और पोरस है। पोरस मतलब उसके अंदर पोर बने, छोटे छोटे छेद, जैसे बांसुरी में छेद होते हैं ना, बड़े होते हैं, इनमें थोड़े छोटे होते हैं। किस लिए होते हैं? मटेरियल के मूवमेंट के लिए। सेल मेम्ब्रेन के आर पार मूवमेंट हो रही है चीजों की, तो अगर यहाँ पे सेल वॉल है और यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके पास तक चीजें कब आएंगी? जब वो इसको क्रॉस कर पाएंगी। तो इसको क्रॉस करने के लिए कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका मटेरियल यहाँ से क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन तक आ सके। रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, थिक और पोरस होती है, और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है आपका ये। उसके बाद है प्लांट सेल। बच्चों प्लांट सेल आपके सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज किसका? अभी सेलुलोज क्या होता है बच्चों? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ग्लूकोज से बना होता है। नेक्स्ट आपका जो फंगस की सेल होती है, उसके पास जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की होती है। आपके जो बैक्टीरिया है उसके पास जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकान की होती है। एनिमल सेल जैसे कि हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अब पढ़ने बच्चों में सेल वॉल के फंक्शंस। तो फंक्शन देख लेते हैं एक बार। इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। सेल को शेप देगी, ठीक है, उसको क्या करेगी बच्चों? स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रखती है, उसको सपोर्ट करती है, और प्रोटेक्शन देती है सेल को। नेक्स्ट बच्चों आपका, सेल को स्ट्रेंथ भी दे रही है, मतलब वही चीजें आपकी रिपीट होकर आ रही है जो मैंने ऊपर आपको बताई है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन परमिएबल भी होती है, जिससे कि आपकी चीजें इसके थ्रू भी पास हो सके और उसके पास जा सके। किसके पास? सेल मेम्ब्रेन के पास। इसी के लिए आपकी ना बुक में एक्टिविटी दे रखी है बच्चों, जैसे मैंने आपको पोटैटो वाली पहले कराई है ना, वो कुछ कुछ ऐसी ही है कि आपकी एनिमल सेल ले ली है एक, लाइक कौन सी ली थी एनिमल सेल उन लोगों ने? एक एनिमल सेल ली है, एक प्लांट सेल ली है। प्लांट सेल अनियल लिया, एनिमल सेल हमारे चीक सेल ली है। उनकी स्लाइड बनाई है, उनको देखा है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट की सेल है ना बच्चों, वो प्रॉपर शेप में है, और जो एनिमल सेल है वो इरेगुलर सी स्फेरिकल सी शेप है उसकी। और प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल है तो पर्टिकुलर रोज के अंदर अरेंज है, जबकि ऐसा हमारी एनिमल सेल में नहीं है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, इन दोनों सेल को डाल दिया किसके अंदर? शुगर सोल्यूशन के अंदर। और डालने के बाद क्या होगा? शुगर सोल्यूशन के अंदर सेल के अंदर का जो वाटर है वो सेल के बाहर आ जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगी। तो जो एनिमल सेल थी वो श्रिंक हो गई है, बट जो प्लांट सेल है वो श्रिंक नहीं हुई है। पानी तो बाहर निकला होगा ना, उसके बाद श्रिंक क्यों नहीं हुई है? उसमें हुआ ये है कि आपकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर तो पानी आया है। अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन और आपके सेल इतने पास थे, तो क्योंकि अब सेल की जो वॉल मेम्ब्रेन है उससे पानी बाहर आया प्लांट सेल में, तो वो थोड़ी श्रिंक हो गई सेल। सेल वॉल के चक्कर में आपकी प्लांट सेल की शेप खराब नहीं होगी। अगर आपके मान लो प्लांट सेल में पानी भर गया तो फटेगी नहीं टर्जिड होने के बाद, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है। अगर पानी बाहर निकल गया, श्रिंक हो गई है, तब भी वो सुकड़ेगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पास सेल वॉल है। समझ आया बच्चों आपको? चलिए ठीक है, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
थैंक यू सो मच पेशेंस के साथ वीडियो को देखने के लिए, और दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और 2 से 3 बार, अगर आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, न्यू टॉपिक है आपके लिए, तो आप 2 से 3 बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो मैंने सबको समझा दिया, बट फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसे बता देंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और टीच वर्ड के साथ रहें। बाय बाय।